नमस्कार, आज है 19 अक्टूबर, दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। बोले, पहली बार डिफेंस एक्सपो में सिर्फ भारतीय कंपनियां, सिर्फ मेड इन इंडिया उपकरण। यूएस ने चीन को एडवांस चिप बनाने में लगने वाले चिप इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट पर लागू किए कड़े नियम। यूएस कंपनियां बिना लाइसेंस नहीं कर पाएंगी चिप एक्सपोर्ट। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। यूएस के फैसले का चीन समेत दुनिया भर पर कैसा होगा असर। भारी उतार चढ़ाव के बीच बाजार में लगातार चौथे दिन रही तेजी। निफ्टी 25 अंक बढ़कर 17,500 के पार बंद। सेंसेक्स में करीब 150 अंकों की उछाल। और डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट। पहली बार 83 का लेवल तोड़ा। आज 66 पैसे टूटकर 83 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ रुपया। ये सुर्खियां रही। अब जरा दिन भर की कहानी देख लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरी कहानी। तो आज की सबसे बड़ी खबर तो यही रही कि आखिरकार कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिल पाए। अध्यक्ष चुनाव में कुल 9,497 वोट पड़े थे। कांग्रेस के पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष पद तक पहुंचा है। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। साथ ही गुजरात के डीसा में वायुसेना की 52वीं विंग के नए एयरबेस की आधारशिला भी रखी। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट डिफेंस जोन की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 8 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प अमृतकाल में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 62 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिराज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे प्रेम कुमार धूमल का इस बार पत्ता साफ हो गया है। बीजेपी ने 11 सीटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। इसमें जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के एक मंत्री का नाम भी शामिल है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखा खरीदने और फोड़ने पर जुर्माना लगेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दिवाली पर होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में पटाखा फोड़ने और खरीदने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही 6 महीने की जेल भी होगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध में दिवाली और छठ का त्योहार भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन आज मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने 26/11 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। गुटेरेस ने इस मौके पर रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो चाहकर भी दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को नहीं रोक सकते। गुटेरेस ने कहा कि आतंकवाद एक बुराई है जिसे कोई भी कारण या बहाने से सही नहीं ठहराया जा सकता। 26/11 का हमला दुनिया की सबसे बर्बर आतंकी घटनाओं में से एक है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। उन्हें फिलहाल कुर्ला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक मई महीने से मुंबई के एक निजी अस्पताल में गुर्दे से संबंधित बीमारियों और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करा रहे हैं।
62 साल के मलिक को फरवरी अंत में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। अक्सर दक्षिण चीन सागर को लेकर भिड़ने वाले ये दोनों देशों के बीच अब चिप को लेकर एक लंबा संघर्ष छिड़ने की आशंका है और इसकी वजह बनता दिख रहा है अमेरिका का एक ऐसा फैसला जिसका असर न सिर्फ चीन पर बल्कि इसकी चपेट में पूरी दुनिया के आने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। दरअसल अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने 7 अक्टूबर को एक्सपोर्ट को लेकर कड़े नियम जारी किए। इन नियमों में चीन को निर्यात किए जाने वाले सेमीकंडक्टर चिप और चिप मेकिंग इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए। नए नियमों के मुताबिक बिना लाइसेंस हासिल किए गए अमेरिकी कंपनियां चिप बनाने वाली चीनी कंपनियों को वो इक्विपमेंट्स नहीं देंगी जिससे एडवांस चिपसेट बनाया जा सकता है। नए नियमों से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन आइटम और ट्रांजैक्शन पर भी लिमिट लगाई गई है। अमेरिका की योजना सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने की है। नए नियम अमेरिकी नागरिकों और ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर भी लागू होंगे। नियमों के मुताबिक अमेरिकी नागरिक और ग्रीन कार्ड होल्डर बिना लाइसेंस के चीनी चिप मेकर और उनसे जुड़ी एंटिटीज में काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो चाइनीज मूल के हैं और अमेरिका के नागरिक हो गए हैं उनके लिए भी ये नियम लागू होंगे। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले का असर भी दिखना शुरू हो गया है। दुनिया की सबसे अहम सेमीकंडक्टर टूल मेकर कंपनियों में से एक ASML ने अपने कर्मचारियों को चीनी कस्टमर को सेवा देने से रोक दिया है। ASML की तरह ही KLA कॉर्प, लैम रिसर्च कॉर्प समेत कई यूएस कंपनियां हैं जो चीन को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इक्विपमेंट्स भेजती हैं। दरअसल अमेरिका का तर्क है कि चीन को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सुपर कंप्यूटर्स बनाने से रोकने की ये सख्तियां बरती जा रही हैं। अब जब बाइडेन प्रशासन ने नए नियम लाए हैं तो उसका सीधा असर चीन पर दिखना लाजमी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन लोकल लेवल पर चिप प्रोडक्शन करके अमेरिका के इस फैसले को मात दे सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि वैश्विक चिप प्रोडक्शन में चीन सिर्फ 15% प्रोडक्शन करता है जो उसकी सेमीकंडक्टर की जरूरत पूरा करने के लिए काफी नहीं है। वैश्विक स्तर पर जितने सेमीकंडक्टर की खपत है उनमें से 3/4 सिर्फ चीन की जरूरत है। और यही नहीं, चीनी इक्विपमेंट मेकर कंपनियां अपनी विदेशी समकक्ष एजेंसियों से प्रोडक्शन के मामले में 4 से 5 साल पीछे रहती हैं। ऐसे में ये कंपनियां त्वरित रूप से इन विदेशी कंपनियों का विकल्प नहीं बन पाएंगी। बोस्टर कंसल्टिंग ग्रुप ने 2021 में एक अनुमान लगाया था कि अगर कोई देश लोकल चिप सप्लाई चेन खड़ी करना चाहता है तो उसे इसके लिए कम से कम $1 ट्रिलियन खर्च करने होंगे और दुनिया की किसी भी देश के लिए एक वक्त में इतना बड़ा निवेश करना टेढ़ी खीर होगा। यूएस की सख्ती से चीन कई वर्षों उसके पीछे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि इसकी कीमत यूएस को भी चुकानी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों के बीच अब एक आर्थिक जंग छिड़ सकती है और चीन भी यूएस की दूसरी कंपनियों के खिलाफ इसी तरह के नियम बना सकता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने यूएस के नए नियमों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूएस का यह फैसला चीन और अमेरिका के बीच दूरी बढ़ाने का काम करेगा। इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूएस के इस फैसले से वैश्विक इकोनॉमी के लिए गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है चिप मेकिंग कंपनी, उसने भी कहा है कि ये जो टेंशन है ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चिप संकट पैदा कर सकती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये अमेरिका का एक तुरुप का इक्का था जिससे चीन पर एक ऐसा प्रहार किया गया है जिसकी जरूरत कई दिनों से जताई जा रही थी। लेकिन इसके क्या मायने हैं और ये पूरी कहानी के इर्द गिर्द कौन कौन सी परतें हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा जी जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जैसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है अमेरिका का यूएस की ओर से जो चाइना चिप इंडस्ट्री है उसकी कमर तोड़ने के लिए, आपकी नज़र में क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या ये एक नए संकट को जन्म देगा पूरी दुनिया में? दीपक जी, नए संकट को जन्म देगा। सप्लाई चेन्स बहुत इम्पैक्ट हो जाते हैं क्योंकि जो चिप, आपने बहुत सही कहा कि 3/4 75% ग्लोबल चिप्स अमेरिका में यूज हो रहे हैं।
बट वो चाइना में यूज हो रहे हैं और वो 15% ही बना रहे हैं। 550 बिलियन का टोटल खपत है चिप्स का, और वो सारे चाइना के अंदर यूज नहीं होते। ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में जाते हैं जो विश्व भर में जाते हैं। फिर बहुत एक छोटा उसका सेगमेंट है जो चाइना के मिलिट्री यूज में आता है। बाकी तो मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स, आईपैड्स, आईफोन, इस तरह की चीजों में, आपके टीवी हो गए, हर चीज में आजकल चिप लगती है। गाड़ियों में इतनी सारी चिप्स लगती है, आपके क्रेडिट कार्ड में चिप है आजकल। तो RFID वाला चिप हमने लगाया हुआ है हर कार्ड में भारत में। तो ये ज्यादातर तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना। तो सप्लाई चेन का एक और नया संकट ये कैरी करेगा। दूसरा है कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं चीन के अंदर। इंटेल की लगी हुई है चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चाइना के अंदर। TSMC जो ताइवान की सबसे बड़ी क्षमता वाली सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसके कई प्लांट्स हैं। सैमसंग के प्लांट्स हैं। एसेक्स हाइनिक्स जो है कोरिया का बहुत बड़ा चिप कंपनी, उसके बहुत बड़े प्लांट्स हैं। तीसरा है जो असर आएगा इक्विपमेंट सप्लायर्स पे। अब इसकी मशीनें होती हैं जो फोर्ज करती हैं आपके चिप्स को, जो स्टैंप करती हैं। अब उस तरह की मशीनों पे भी रोक लगाया है अमेरिका ने। तो वो कहाँ पे नया निवेश आएगा कि वो इक्विपमेंट सप्लायर चलते रहें, नहीं तो उनको भी बंद होना पड़ेगा, विवशता उनकी भी आ जाएगी। तो 3 तरह का इकोनॉमिक संकट है इससे। सप्लाई चेन का इशू है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी गाड़ियां, उसके उत्पादन पे इशू आ सकता है। दूसरा है ये जो अमेरिकन कंपनीज उधर बैठी हैं ऑलरेडी, उनके निवेश का क्या होगा। तीसरा है जो बहुत अहम मुद्दा आ जाता है कि इन कंपनीज का जो उत्पादन आ रहा था वो कहाँ जाएगा, और इक्विपमेंट सप्लायर्स जो थे इन फैक्ट्रीज के, वो नया इक्विपमेंट नहीं दे पाएंगे। बहुत ही एक लाइसेंस्ड मोड पे आएगा। हाइनिक्स को अमेरिका ने अलाउ किया है, ये TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर को भी अलाउ किया है नया इक्विपमेंट लाने में, बट उनको ये सर्टिफाई करेगा हर साल कि ये मिलिट्री में यूज नहीं हो रहा। अब मैं आईफोन बना के बेच रहा हूँ और कोई चाइना का मिलिट्री यूज कर रहा है, उसमें क्या ये सर्टिफाई करेंगे। तो परेशानियां तो बढ़ने वाली हैं दीपक जी। और TSMC जो कि सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ताइवान की, उनके CEO का भी आज हम बयान सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं है कि हम US की बात को भी नज़रअंदाज कर दें और मेनलैंड चाइना से भी हम बिजनेस नहीं रोक सकते। तो हमको तो अपना काम आगे बढ़ाना है, और ये जो US चाइना टेंशंस हैं, इसकी वजह से दुनिया में संकट आ सकता है। तो ताइवान की सबसे बड़ी चिप मेकर अगर ये कह रही है, तो स्वाभाविक रूप से ऑलरेडी जो स्ट्रेस है चिप मार्केट में, उसके बाद तो अब किया क्या जाए। अब US तो अपना चिप एक्ट जो है वो वापस लेने से रहा, तो फिर करना क्या होगा अब। ये सोचा नहीं गया है। ये पहले ये सोच थी, क्योंकि काफी देर से इस पे बातचीत चल रही थी। लग रहा था कि जो कंपनियां चीन में ऑलरेडी हैं उनको एक वेवर मिल दिया जाएगा। दूसरा, इक्विपमेंट सप्लायर्स को एक जनरेशन का चिप बनाने तक, जो आम चिप आपके लगते हैं, नॉट एडवांस चिप्स जो हैं, 7th जनरेशन नहीं, उससे एक कम तक शायद अलाउ किया जाए। तीसरा, के जो क्षमता है चाइना में, अब जो आईफोन बना रहा है फॉक्सकॉन, उसमें चाइनीज चिप ही जा रहे हैं। अब अगर आप उस सब को भी बैन कर देंगे अमेरिका में लाने से, तो एकदम से इसको ऑफशोर करना पड़ेगा चीन से। और वो नई क्षमता, जैसे आप कह रहे थे, $1 ट्रिलियन लगता है नया सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने में, वो इतना जल्दी नहीं बनता है, 3 से 5 साल लग जाते हैं। और ट्रेन्ड मैन पावर को लाने में बहुत एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग चीज है वो। तो ये सप्लाई चेन्स पे इसका असर बहुत आ सकता है। मुझे लगता है कहीं पे US को ये बहुत सख्त रवैया है नवंबर 8 के इलेक्शंस के चलते। उसके बाद हो सकता है इसमें कुछ वो इसको घटाएंगे, इसकी जो सख्ती है, क्योंकि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस दीपक जी बहुत आ जाते हैं। ये सेंटर ऑफ प्लेट है
ग्लोबल सप्लाई चेन का। 550 बिलियन के चिप आपके जाते हैं, वो गाड़ियों से लेके इलेक्ट्रॉनिक से मोबाइल फोन हर चीज में जाते हैं। इतना आसान नहीं है इसको बदल देना ओवरनाइट। बट सर, जिस तरह से हर देश इस पे चिंता जाहिर कर रहा है, पहले सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हिसिंग लॉन्ग ने कहा कि भाई एक लेस स्टेबल वर्ल्ड हो जाएगा इससे। अब हमने देखा कि ताइवान की चिप मेकर कंपनी के चेयरमैन का बयान हम सबके सामने आ गया। चाइना भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएस गवर्नमेंट जो है अपना डिसीजन रिवर्स करेगी और वापस आएगी जो इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन प्रोसेस है उसकी तरफ। तो आपको लग रहा है कि रिकंसिडर कर सकते हैं बाइडेन इसको, या अब आगे बढ़ेंगे इस पे? इलेक्शन के बाद 8 की इलेक्शन है और इन्फ्लेशन की जंग हार चुके हैं, तेल की कीमत नहीं घटा सके, तो ये इन्फ्लेशन है। ये रोनाल्ड रीगन हमने देखा है, जापान के अगेंस्ट होता था। रोनाल्ड रीगन सेंटर में खड़े होके एक हैमर से जापानी गाड़ी तोड़ते थे। जापानी गाड़ियां जीत गई एंड में, क्योंकि क्वालिटी उनकी थी एट अ कॉस्ट जो अमेरिकन गाड़ियां नहीं दे रही थी। तो ये सब पॉलिटिकल है ज्यादा। बट बड़ा जो चीज जो बहुत सही आपने कहा, ये तकसीम करता है दुनिया को इनटू अ बाइपोलर वर्ल्ड। ये यूनिपोलर हो रहा था, अमेरिका ही सबसे डोमिनेंट, अब चाइना का खेमा बन रहा है धीरे धीरे। तो हो सकता है कि इससे कुछ और निकले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही, आप अगर संडे की स्पीच पढ़े जी जिनपिंग की नेशनल पीपल कांग्रेस में, उन्होंने टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देने की बात की। कहा हम आत्मनिर्भर बनेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, बट ऐसी क्षमता चाइना में नहीं है फैब्रिकेशन की। और एक चीज जरूर हमें हाईलाइट करनी है कि कोई भी अमेरिकन अगर चाइना में काम करना चाह रहा है, सुपर कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग में, उसको भी स्टेट डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब कई चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं जिनके सारे इंजीनियर अमेरिकन मूल के हैं। हो सकते हैं वो चाइनीज हैं, बट उन्होंने ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, तो वो यूएस रेजिडेंट आते हैं। तो वहां पे इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो यूएस उनके ऊपर अपने लोगों पे सैंक्शंस लगाने को है। बट मुझे लगता है 8 नवंबर को देख के ये हुआ है, और उसके बाद थोड़ा इसमें छूट मिल सकती है। अब इस सब में सर भारत का रुख क्या होना चाहिए? हमारी अपनी चिंताएं हैं सेमीकंडक्टर को लेकर, हमारे जो अपने क्राइसिस हैं हम जैसे तैसे उनसे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट भारत को किस तरह से देखना चाहिए? एक तरह से क्योंकि यूएस कह रहा है कि साहब हम तो सबक सिखा के रहेंगे चाइना को। एक तरह से देखा जाए तो रणनीतिक रूप से तो हम भी चाहेंगे कि चाइना दबाव में आए, चाहे किसी भी तरह का दबाव हो, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अपने हित भी हैं। तो भारत को इस पूरे सेमीकंडक्टर क्राइसिस में किस तरह का रुख अपनाना चाहिए? हमें देखिए, जो हम कर भी रहे हैं, ताइवान के साथ करार करना चाहिए कि टीएसएमसी को बहुत अच्छे आप टर्म्स दीजिए कि आके आप बनाए। ऑलरेडी वेदांत ने भी किया है घोषणा कि वो बनाएंगे चिप प्लांट। ये 3 से 5 साल की बात है। अभी के लिए सैमसंग, हाइनेक्स, टीएसएमसी जो भी सप्लायर हैं दुनिया भर के, उनको नॉन चाइनीज प्लांट से हमें चिप लेने पड़ेंगे और इंश्योर करना पड़ेगा हमें मिलता जाए। एक अच्छी बात है दीपक जी, अभी चिप की ओवर सप्लाई हो रही है, क्योंकि 2 साल इतने लोगों ने कंप्यूटर खरीदे, सब चीजें खरीदी, वो फिर से लौट के आने नहीं वाली वो साइकिल 1-2 साल के लिए। 3 साल से 5 साल तो कंप्यूटर आपका चलता है, फोन आपकी चलती है, तो इतनी जल्दी वो डिमांड नहीं आ रही। और अभी ओवर सप्लाई है। एनवीडिया देखिए या आर्म देखिए, ये सब कंपनियां, माइक्रॉन देखिए, उन्होंने बार बार कहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी नहीं हो रही। यूएस ने $52 बिलियन की सब्सिडी, पीएलआई जैसी हमारी स्कीम है, वैसे यूएस ने $52 बिलियन की सब्सिडी दी है चिप के प्लांट लगाने की। और सैमसंग ने वहां पे लैंड भी खरीदी है, बना रहे हैं सब। इंटेल नया प्लांट बना रहा है, 3 से 5 साल है वो। हमें अपने हित के लिए अभी जितने चिप सप्लायर्स हैं नॉन चाइनीज, उनके साथ करार करना चाहिए ताकि हमारा सेफ्टी रहे सप्लाई जोन का। हमारे लिए बेनिफिट क्या है, हमारे यहाँ चिप प्लांट लगेंगे, वो अच्छी बात है। दूसरा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी हो जाएगी। अभी क्या हो रहा था, वैल्यू एड होके चाइना से आ रहा था, अब वैल्यू एडिशन इंडिया में मूव कर जाएगा कि चिप आएगा और हम उसको अंदर डालेंगे टीवीज में, ड्यूरेबल्स में और मोबाइल फोन्स में। अब मोबाइल फोन देखिए, हम
एक्सपोर्ट कर रहे हैं $1 बिलियन का हर महीने। सो 12 बिलियन हम एक्सपोर्टर बन गए। हैट्स ऑफ टू दिस गवर्नमेंट कि इन्होंने ये बहुत दूरदर्शी स्कीम लेके आए जहां मोबाइल फोनें बन रही है, नहीं तो हम सारा इंपोर्ट कर रहे थे। बताइए सर, कोई सोच नहीं सकता था 1 बिलियन एक महीने में एक्सपोर्ट स्मार्टफोन्स, और वो आंकड़ा हमने पार किया। आपने बिल्कुल सही कहा। अब लेकिन अब संकट ये है कि चिप्स जो है वो चाहे कार हो, चाहे स्मार्टफोन हो, डेटा सेंटर्स हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, आपको हर चीज में चाहिए, तो कहीं से भी कमी नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही हैं, उसमें हमको नए नेगोशिएशंस और नई पार्टनरशिप्स करनी होंगी। जैसा बग्गा सर बता रहे हैं कि ताइवान पे जाके आप उनको अच्छे ऑफर्स दीजिए, अच्छा बिजनेस स्ट्रैटेजी दीजिए और नई पार्टनरशिप बनाइए, ताकि इस क्राइसिस का शायद कोई फायदा हिंदुस्तान उठा पाए। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते भी हैं, आपदा में अवसर, तो इस आपदा में भारत के लिए कोई अवसर निकल पाए, इसकी खोज हमें जरूर करनी चाहिए और बड़े क्लोज वॉच हमें करना होगा ये पूरा सेमीकंडक्टर संकट पर। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा सर, आपने हमेशा की तरह वक्त निकाला। बड़ी आसान भाषा में जटिल मुद्दे आप समझाते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वित्त मंत्री के इस बयान पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इस मोर्चे पर आंकड़े क्या कहते हैं, वित्त मंत्री ने जो कहा उसमें कितना दम है, इन सभी सवालों पर देखिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का क्या कहना है। रुपये अपना लेवल ढूंढेगा, बट जो व्यू है वो यही है कि डॉलर इंटरनेशनली मजबूत हो रहा है और उसका प्रभाव आप सारी करेंसीज में देख रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया भी नीचे गया। तो डॉलर की स्ट्रेंथ ज्यादा प्रभाव दिखा रही है, ना कि रुपये की वीकनेस। बट ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं सर। पहले तो ये जरा समझाएं कि ये रुपये के उतार चढ़ाव की क्या बात चली। पहले तो यहाँ पर एक देखिए, पिछले एक साल का व्यू देखिए, एक साल में क्या हुआ वो समझिए। एक साल में रुपया और डॉलर का जो इक्विजिशन रहा है, अक्टूबर 2021 में $1 खरीदने के लिए आपको देने पड़ते थे लगभग 75 रुपए जी, ठीक है। आज $1 खरीदने के लिए आपको देने पड़ते हैं 82 रुपये 35 पैसे, अभी का जो भाव है। यानी कि एक साल में 75 से 82 तक, यानी कि करीबन 10% हम कमज़ोर हो गए डॉलर के मुकाबले में। रुपया हमारा 10% कमज़ोर हुआ। ये पिछले एक साल का आंकड़ा है, ठीक है। अब इसमें सवाल ये है कि क्या डॉलर मजबूत हो रहा है या रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो कुछ आंकड़े देखे जाएं और इन आंकड़ों को ऐसे समझिए, कब डॉलर मजबूत होता है, कब रुपया कमज़ोर होता है। डॉलर बढ़ा तो डॉलर मजबूत हुआ, रुपया गिरा तो रुपया कमजोर हुआ। ये तो बड़ी आसान सी बात है, लेकिन जरा अंदर जाकर देखें जी। जिन पैरामीटर्स पर आपको देखना है वो पैरामीटर समझ लीजिए कि जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। अब कई बार ये होता है ना कि मार्केट में आप कहते हैं आज इतनी खरीदारी हुई, आज इतनी बिकवाली हुई। अरे भाई, जितना खरीदा उतना किसी ने बेचा है, और जितना बेचा उसने किसी ने खरीदा है। तो सौदा तो तभी हुआ जब दोनों हुआ है। तो उसी तरह से डॉलर मजबूत हुआ है तो रुपया कमजोर हुआ है, या रुपया कमजोर हुआ तो डॉलर मजबूत हुआ है। बात तो वही है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इनमें सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा रुपया $1 के सामने ट्रेड करता है, जो 75 से 82 आ गया, 10% घट गया। और दूसरा, हमारा रुपया दुनिया भर की दूसरी करेंसीज के सामने भी ट्रेड करता है, जिसमें जापान का येन हो गया, ब्रिटेन का पाउंड हो गया, यूरोप का यूरो हो गया, बाकी सारी करेंसी हो गई। तो आपको दो तरीके से देखना है, डॉलर के सामने क्या प्रदर्शन है, दूसरी करेंसीज के सामने। दूसरा, डॉलर हमारे सामने मजबूत हुआ है, बाकी करेंसीज के सामने क्या हुआ है, क्या बाकी करेंसीज के सामने भी मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है। ये दूसरा फैक्टर है जो आपको देखना है। तीसरा फैक्टर जो आपको देखना है वो ये है कि अगर रुपया दूसरी करेंसीज के सामने भी गिरा है तो नेचुरली रुपया कमजोर है। सिर्फ वो डॉलर के सामने नहीं गिरा, सबके सामने गिरा है। और अगर दूसरी करेंसी डॉलर के सामने गिर रही है तो इसका मतलब डॉलर मजबूत है, क्योंकि सारी करेंसी डॉलर के सामने गिर रही है, नहीं कि खाली रुपया। एग्जैक्टली राइट, सारी करेंसी डॉलर के सामने गिर रही है। तो ये चारों फैक्टर जल्दी से एक बार आप सामने लाएं। तो दुनिया की दूसरी करेंसीज के सामने रुपया क्या कर रहा है और दुनिया की दूसरी करेंसीज के सामने डॉलर क्या कर रहा है, ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है। समझ गया। तो चलिए, जो रुपए का एक्शन रहा है डॉलर के मुकाबले वो तो हमें पता ही है। ये जो आपने दूसरा पॉइंट रेज किया कि रुपए की परफॉर्मेंस बाकी करेंसीज के मुकाबले अगर देखें तो ये आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा, ये जरा समझाएं सर। देखिए, डॉलर के सामने तो आपने एक साल में क्या किया, आपके सामने है। बिल्कुल। अब दूसरी 2-3 बड़ी करेंसीज देख लीजिए। एक है आपके सामने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी जिसको कहते हैं। पाउंड के सामने हम अक्टूबर 2021 एक साल पहले थे 103 के लेवल पर, आज है 93 के लेवल पर। लगभग 10% मजबूत हुए। तो रुपया
10% घटा है डॉलर के सामने, लेकिन पाउंड के सामने 10% मजबूत हुआ है। बिल्कुल। दूसरी करेंसी देखिए, और वो है आपका यूरो। यूरो एक साल पहले 87 का दाम था, आज 81 का दाम है। यहाँ भी लगभग 9% के आसपास की मजबूती आई है रुपए में। तो यूरो के सामने भी हम मजबूत हुए। तीसरी करेंसी देख लीजिए, येन, जापान वाली, बिल्कुल। जो 0.65 था और अभी 0.5 आई है। यानी कि यहाँ पर भी करीबन हम 18% के आसपास, 17-18% येन के सामने मजबूत हुए। तो 10% डॉलर के सामने कमजोरी है, और बाकी 3 करेंसी के सामने 8 से 18% आप एक साल में बढ़े। तो जो तीसरी और चौथी कंडीशन है कि क्या हम सिर्फ डॉलर के सामने कमजोर हुए? जी हाँ। क्या हम दूसरी करेंसीज के सामने मजबूत हुए? जी हाँ, दूसरी करेंसीज के सामने मजबूत। सो हम खाली डॉलर के सामने कमजोर है, बाकी दूसरी बड़ी करेंसीज के सामने मजबूत है। तो ये फिर डॉलर जो मजबूत हुआ है, ये क्यों हुआ है? डॉलर मजबूत होने के अपने अपने कारण है दीप। पहली चीज तो ये कि डॉलर इंडेक्स क्या है ये समझिए, क्योंकि हमेशा हम डॉलर इंडेक्स से नापते हैं कि 112 डॉलर इंडेक्स चल रहा है। डॉलर इंडेक्स वो इंडेक्स है जो 6 बड़ी करेंसीज के सामने बना है, जिसमें रुपया नहीं है। दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज है जिनको उसके सामने, डॉलर के सामने नापा जाता है, जिसमें यूरो है, पाउंड है, येन है, स्विस फ्रैंक है, स्वीडिश क्रोना और स्वीडिश क्रोना। तो ये सारे एक साल में डॉलर इंडेक्स क्या हुआ है? डॉलर इंडेक्स 93 पे चलता था पिछले एक साल, और अभी है 112-13 पर। यानी कि डॉलर इंडेक्स करीबन 20% बढ़ा है। 20% बढ़ा है। सो डॉलर इंडेक्स 20% बढ़ा है, हम सिर्फ 10% ही घटे हैं। अब आइए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रुपए का दूसरी करेंसीज के सामने अगर आप देखेंगे जो पूरा का पूरा एक्शन है, तो एक साल में डॉलर लगभग सारी करेंसीज के सामने बढ़ा है। Yes. दुनिया की जितनी बड़ी करेंसी सबके सामने बढ़ा है, और ऑन एन एवरेज 18-20% बढ़ा है। यस, जबकि हम सिर्फ 10% कमजोर हुए। Absolutely. इस फॉर्मूला से आप ये मानेंगे कि रुपया कम कमजोर हुआ है डॉलर के सामने दूसरी करेंसी के मुकाबले में। इसीलिए इसे ये माना जाता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है रुपए के सामने। अब एक और जो बड़ा सवाल है कि रुपए के सामने डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? क्यों मजबूत हो रहा है? अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लोगों का सवाल है, हमारी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली इकोनॉमी है, हम अच्छा भी कर रहे हैं, आप कहते भी हो कि रुपया कम कमजोर है या डॉलर मजबूत है, तो फिर घट भी क्यों रहा है? करेक्ट सर, फिर तो घटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर हम दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो क्यों घट रहा है? यस, दुनिया में 5वें नंबर, बिल्कुल सवाल जायज है। ये घटने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा कच्चे तेल का इंपोर्ट भी। एग्जैक्टली। हमारे 40% पैसे तो है ना, ये पेट्रोल डीजल के चक्कर में चले जाते हैं। सारा क्रूड खरीदना होता है, और जैसे हम क्रूड खरीदने जाते हैं, पैसा डॉलर में देना है, तो डॉलर की ज़रूरत है हमें। करेक्ट। और जब हम डॉलर खरीदते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो डॉलर की डिमांड है। नेचुरली ये हमारी ही नहीं है, दुनिया के बाकी देशों की भी है, और इस वजह से डॉलर और मजबूत होता है। और दूसरी बड़ी वजह है अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाना। अमेरिका में 0% ब्याज दरें चल रही थी फरवरी 2022, अभी इसी साल, करेक्ट, साल की शुरुआत में, और कह अब हो रहे थे गए कुछ नहीं होगा, अब हो गए 3.5%। करेक्ट। तो जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं दीप, तो उसका एक बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ का RBI, फेडरल रिजर्व, इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डॉलर में रखना पसंद करते हैं। ठीक है, और डॉलर में जब वो पैसे रखते हैं, तो नेचुरली फिर डॉलर की डिमांड बढ़ती है। Yes, क्योंकि डॉलर को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। जब भी ब्याज दरें बढ़ती है अमेरिका की, तो डॉलर को, और अगर आपको अमेरिकी फेड में, अमेरिका के बैंक में पैसा रखना है सुरक्षा के हिसाब से, तो फिर आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो डॉलर आपको 2 तरीके से खरीदना होता है, एक इंपोर्ट के लिए, और दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल RBI के पास 550 बिलियन का रिजर्व है जी, वो डॉलर का रिजर्व, तो किस में है? डॉलर में ही है ना। एग्जैक्टली। एक तरफ रिजर्व कम होता है तो लोग कहते हैं कि रिजर्व कम हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर रिजर्व बढ़ाएंगे तो फिर क्या खरीदोगे आप? वापस डॉलर ही खरीदोगे। एग्जैक्टली, राइट। जितना डॉलर खरीदोगे उतना डॉलर का भाव तेजी से बढ़ता है, और डिमांड दोनों तरफ से आ रही है, इसलिए डॉलर बड़ा मजबूत हो रहा है। समझ गया। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हमें समझने हैं, डॉलर की स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है और ये क्यों आपको देखना है। बाकी करेंसीज के सामने तो हम मजबूत हैं। आपका क्या व्यू है? देखिए, ये जो मैं व्यू दे रहा हूँ, जो मैं डेटा दे रहा हूँ, इसको है ना, वो कई लोग, मुझे पता है, कोशिश करेंगे राजनीति से जोड़ने की कि ये वो ऐसा है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आपके देश में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और दुनिया में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। और बजाय किसी पूर्व मानसिकता के, फैक्ट्स के बेस पे देखना चाहिए। और फैक्ट आपको ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, न कि रुपया कमजोर हो रहा है। अगर खाली एब्सोल्यूट टर्म में आंख बंद करके देखेंगे तो हाँ, डॉलर भी मजबूत दिखेगा, रुपया भी कमजोर दिखेगा। लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला जो लगाए जाते हैं कि क्या डॉलर सिर्फ हमारे सामने मजबूत हो रहा है या सबके सामने मजबूत हो रहा है, वो सेटिस्फाई होता है, सबके सामने मजबूत हो रहा है। दूसरा, क्या डॉलर दूसरी करेंसीज के सामने जितना मजबूत हुआ, हमारे सामने भी उतना मजबूत है? उसका जवाब है ना। इसका मतलब डॉलर ज्यादा मजबूत हो रहा है। तीसरा,
क्या रुपया सिर्फ डॉलर के सामने कमजोर है या सबके सामने कमजोर है? इसका जवाब है ना, सिर्फ डॉलर के सामने कमजोर है, न कि बाकी करेंसीज के सामने। Exactly. क्या रुपया दूसरी करेंसीज के मुकाबले में ज्यादा कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले में, डॉलर के सामने, या कम कमजोर हुआ है? हमारा कम कमजोर हुआ है। ये चारों फॉर्मूला लगाकर अगर आप देखेंगे बिल्कुल अनबायस तरीके से, तो 100% ये निष्कर्ष बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और 2 लाइन में बता दूं, रुपया ज़्यादा कमज़ोर, डॉलर ज़्यादा मजबूत हो रहा है और रुपया कम कमज़ोर हो रहा है। हाँ, इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, डॉलर ज़्यादा मजबूत हो रहा है, रुपया कम कमज़ोर हो रहा है। तो इसलिए दुनिया भर के साथ हमारे ट्रेड हैं, तो हम रहेंगे, वैसे ही ट्रेड करेंगे, लेकिन सिर्फ डेटा के दम पर देखें तो ये बात सही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, न कि रुपया कमज़ोर हो रहा है। चलिए, तो इसी के साथ जरा फटाफट से बाजार का रुख कर लेते हैं। बाजार में आज दिन भर क्या हुआ? लगातार चौथे दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 146 अंक चढ़कर 59,107 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 25 अंक चढ़कर 17,512 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की शुरुआत दमदार हुई, लेकिन दिन के दौरान ब्रिटेन में महंगाई के आंकड़े सामने आए जो 10% से ज्यादा रहे और इसके चलते यूरोपियन मार्केट में बड़ी गिरावट आई। साथ ही इसका असर रुपए पर भी देखने को मिला। दूसरी ओर डाउ फ्यूचर भी सहम गया, इससे भारतीय बाजार भी बच नहीं पाए। आखिर में 1 घंटे में आखिरी जो थे उसमें बाजार पर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी हुई और बंद होते होते 25 अंकों की बढ़त के साथ बाजार जो है वो फ्लैट बंद हुए। और विस्तार से समझते हैं आज के एक्शन को अरमान नाहर से। देखिए, मार्केट में जो शुरुआती तेजी आई थी, पर अंत में आते आते आपको वहाँ पे अच्छी खासा डिप आते हुए दिखा और रुपये का जो उसके दबाव है, जो रुपये लोएस्ट स्तर पर आते हुए दिखा, उसी के साथ साथ आपको मार्केट में अच्छी खासी एकदम रिवर्सल आता हुआ दिखा। उसी के साथ साथ अगर निफ्टी गेनर्स की बात करी जाए तो उसमें आपको नाम दिखेंगे HDFC, नेस्ले, ITC और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक हैं जहां पर आपको तेजी दिखी। निफ्टी लूजर्स की अगर सूची देखी जाए तो सूची में आपको नाम दिखेंगे SBI, NTPC, बजाज फिनसर्व और JSW स्टील, जहां पर 1 से 2% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? एजेस लॉजिस्टिक फोकस में रहा, असीलिया सॉल्यूशन जो बढ़िया नतीजों के चलते फोकस में रहा, सिंजिन इंटरनेशनल के भी नतीजे बढ़िया थे और सोना BLW प्रिसिशन भी फोकस में रहा। उसी के साथ साथ निफ्टी के अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उसमें नाम दिखेंगे आपको PNB हाउसिंग, NBCC, सुंदरम फाइनेंस और दिव्यानी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक हैं जो गेनर्स की सूची में रहे। अब निफ्टी के अलावा अगर लूजर्स की सूची देखी जाए तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे गुजरात फ्लोरो, एस्ट्रल, गो फैशन और L&T टेक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने शुरुआत तो काफी बढ़िया करी और फिर अंत में आते आते रुपये भी लो स्तर पर आया और अच्छे खासे अगर आपको दिखेंगे तो वहां पर रिवर्सल आता हुआ दिखा। चलिए जरा फटाफट से अमेरिकी बाजारों का रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार चल रहा है। US मार्केट का हाल ले लेते हैं। तो आप देखिए डाउ जोन्स की आप हालत देखिए तो लगभग फ्लैटिश, हालांकि 50 अंकों से ऊपर की तेजी के साथ 30,570 के लेवल पर डाउ जोन्स कारोबार कर रहा है हरे निशान में। नैस्डैक आप देखिए 11-14 अंकों की गिरावट के साथ सुस्ती छाई हुई है एक तरह से 10,758 के स्तर पर और लगभग इसी तरह की सुस्ती S&P में भी 3,709 के स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब कल क्या होगा भारतीय बाजारों में बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ सिटी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी जी जुड़ चुके हैं। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कल के लिए क्या अनुमान है आपके? नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए आज के बाजार में अगर देखें तो सुबह तो हम एक अच्छी खासी तेजी चल रही थी, बट बाई एंड ऑफ द डे वो तेजी हमने पूरी की पूरी गंवा दी और उसका मुख्य कारण था जिस तरह से रुपए में एक आज जो भारी गिरावट देखने को मिली और रुपया अपने लाइफ टाइम लो पे बंद हुआ, तो उसका असर था। और जो गिरावट आई वो इट वॉज लेड बाई बैंकिंग स्टॉक्स। मुझे लगता है कल जिस तरह से अभी US के मार्केट भी बिहेव कर रहे हैं कि जो हम जब बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स थोड़े पॉजिटिव थे, बट अभी अच्छे खासे नेगेटिव है, तो मुझे लगता है हम थोड़ी वीकनेस के साथ जरूर खुल सकते हैं, बट ओवरऑल सेंटीमेंट काफी अच्छे हैं, पॉजिटिव है। दिवाली का वीक है, मुझे लगता है ये जो कल गिरावट के साथ बाजार खुलेंगे उसमें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जिनमें अच्छे नतीजे हैं उन सब स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सेठी सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दुनिया भर में मोटापा एक बड़ी समस्या बना हुआ है और मोटापे को कम करने के लिए रोजाना 10,000 कदम चलना बेहतर माना जाता था। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए हैं। क्या आप जानते हैं कि रोजाना दौड़ लगाने से न सिर्फ मोटापा बल्कि हृदय रोग, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर,
कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन स्टेप कितने चलें, एक दिन में कितने कदम चलें कि हम स्वस्थ रहें, देखिए इस रिपोर्ट में। रोजाना 10,000 कदम चलना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है। बीमारियों से दूर रहने, तंदुरुस्त रहने और लंबी उम्र के लिए अपने फिटनेस ट्रैकर्स पर इस जादुई नंबर को हासिल करने की लोग तमाम कोशिशें भी करते हैं। लेकिन क्या रोजाना 10,000 कदम चलने से मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है? नए शोध में इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जर्नल नेचर में प्रकाशित शोध के मुताबिक एक दिन में 8,600 कदम चलने से वजन को बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन जो लोग पहले से अधिक वजन वाले हैं, उन्हें अपना वजन आधा करने के लिए कम से कम 11,000 कदम चलने की जरूरत होती है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका वजन कम होता है, बल्कि डायबिटीज, स्लीप एपनिया जैसी बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलती है। इस रिसर्च में ये भी कहा गया है कि आपको सिर्फ पैदल ही नहीं चलना, बल्कि जल्दी जल्दी कदम भी बढ़ाना है, तभी इसका फायदा आपके शरीर को मिलेगा। युवाओं को 1600 कैलोरी की जरूरत होती है, जबकि छोटे बच्चों को ग्रोथ के लिए 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। कोई व्यक्ति कितनी कैलोरी बर्न करता है, ये उसकी उम्र, वजन सहित कई बातों पर निर्भर करता है। जब भी आप चलते हैं तो आप कैलोरी जलाते हैं। वजन कम करने के लिए आप जितनी कैलोरी का खाना खाते हैं, उससे अधिक कैलोरी बर्न करनी चाहिए। ऐसा करने से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर के जोखिम को भी कम कर सकता है, तनाव को दूर कर सकता है और मूड में सुधार कर सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि फिट रहने और मोटापा कम करने के लिए हमेशा से रोजाना 10,000 कदम चलने की सिफारिश की जाती है। मगर अचानक से ही आपको 10,000 कदम नहीं चलना चाहिए। इसकी शुरुआत धीरे धीरे करें। पहले हफ्ते 1,000 कदम चलें और हर हफ्ते 1,000 कदम को बढ़ाने का लक्ष्य रखें। इसके साथ ही आप अपने कदम की गति बढ़ाएं ताकि आपके शरीर पर बुरा प्रभाव न पड़े। फरवरी 2013 में डायबिटीज केयर में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना थोड़ा थोड़ा व्यायाम करने से टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्तियों का शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो आज से ही पैदल चलने की शुरुआत कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छुट्टी लेना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऑफिस से छुट्टी लेने से कतराते हैं या फिर बॉस से छुट्टी मांगने से घबराहट महसूस करते हैं। अब एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में करीब 35 से 40% नौकरी पेशा लोग छुट्टी लेने में गिल्ट फील करते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। ये एक तरह की बीमारी है जिसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है। जितनी बड़ी नौकरी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। वहीं जिम्मेदारियों के साथ कई बार मिलता है तनाव और थकान। इससे निजात पाने के लिए छुट्टी लेने से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है, ताकि आप अपनी सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कामों के लिए समय निकाल पाएं। अब बारी आती है कि आखिर छुट्टी कैसे लें, कब लें, बॉस का मूड सही है या नहीं, ऑफिस में स्ट्रेंथ पूरी भी है या नहीं, आपके काम को संभालने के लिए कोई विकल्प है या नहीं। इसी उधेड़बुन में 35 से 40% नौकरी पेशा लोग अपने हक की छुट्टी भी मांगने या लेने से कतराते हैं। बॉस से छुट्टी लेने में हिचक महसूस होती है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि रैंडस्टेड इंडिया की एक स्टडी में ये बात सामने आई है। दरअसल ये हिचक एक तरह की बीमारी है जिसे गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम कहते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम की वजह क्या है। कुछ नौकरी पेशा लोग छुट्टी लेने में अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर महसूस करते हैं। कुछ को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का डर रहता है। कुछ पर प्रोडक्टिवनेस का प्रेशर होता है, जिसके चलते ऐसे लोगों को छुट्टी लेने में हिचकिचाहट महसूस होती है। इससे पहले 2018 में भी नौकरी पेशा लोगों पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल एक्सपीडिया ने वेकेशन डेप्रिवेशन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 75% भारतीयों को महसूस होता है कि उन्हें जितनी छुट्टी मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। बाकी देशों के मुकाबले ये आंकड़ा भारत में सबसे ज्यादा पाया गया। ये सच्चाई है कि कम छुट्टी और ब्रेक की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है। ऐसे में इससे निपटने के उपायों पर बात करते हैं। बॉस से छुट्टी लेने की एडवांस प्लानिंग कर लें और इसे ईमेल पर अप्रूव करवा लें। ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी छुट्टी के दौरान आपका काम कोई दूसरा व्यक्ति संभाल लेगा। छुट्टी पर जाने से पहले एक चेकलिस्ट तैयार करें ताकि अपने काम को हैंडओवर करने में कोई दिक्कत नहीं आए। साथ ही जिस व्यक्ति को आप अपना काम हैंडओवर कर रहे हैं, उसे अपना काम अच्छी तरह से समझा दें।
याद रखें, आपकी छुट्टी आपका हक है, उसे लेने में कोई हिचक या अपराध बोध महसूस ना करें। वर्किंग डेज पर कड़ी मेहनत करें और छुट्टी लेने के लिए अपने आप को याद दिलाएं कि आपने ईमानदारी से ऑफिस में काम किया है और अब आपको मेंटली और फिजिकली आराम के लिए एक ब्रेक की जरूरत है। छुट्टी मांगने की वजह से आपके काम में कमी निकाली जाए तो खुद के काम को जस्टिफाई करें। याद रखें, छुट्टी लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आलसी हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं या आप प्रोडक्टिव माइंड नहीं हैं। छुट्टी आपकी जरूरत है, इसीलिए आप इसे ले रहे हैं। ये बात दिमाग में हमेशा रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम का शिकार नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ती महंगाई से हमारी रोजमर्रा की चीजें काफी महंगी हो रही हैं। फल, सब्जी, तेल हो चाहे साबुन हो, सभी चीजों के दाम साल की शुरुआत से लेकर अब तक काफी बढ़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई का कैसे आपकी जेब पर असर पड़ रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई का असर अब रसोई से लेकर घर की जरूरत के हर सामान पर दिख रहा है, फिर भले ही वो खाने पीने की चीजें हों या बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली। आपको दिखाते हैं कि चीजों के दाम कितने बढ़े हैं। शुरुआत करते हैं नहाने धोने की चीजों से। हमारे पास देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के डेटा है। इस साल जनवरी में कंपनी के पियर्स साबुन के 300 ग्राम के पैकेट की कीमत 135 रुपए थी, जो अब बढ़कर 162 रुपए हो गई है, यानी 20% का इजाफा हुआ है। 150 ग्राम सर्फ एक्सेल के पैकेज की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 22 रुपए हो गई है, इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। 500 व्हील वॉशिंग पाउडर की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 37 रुपए हो गई है, यानी 23.5% का इजाफा हुआ है। लाइफ बॉय साबुन की कीमत 31 रुपए से बढ़कर 33 रुपए हो गई है, इसमें 6.5% का इजाफा हुआ है। नेस्ले ने मैगी की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दी है और वजन भी घटा दिया है। मैगी के दाम 20% बढ़े हैं, मगर वजन घटने से ये बढ़ोतरी 25% से ज्यादा बैठती है। मॉडर्न का ब्राउन ब्रेड जनवरी में 40 रुपए में आता था, जो अब 45 रुपए का हो गया है, यानी 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी। कुछ चीजों के दाम नहीं बढ़े हैं, मगर कंपनियों ने बड़ी चालाकी से इनका वजन कम कर दिया है। इसे कारोबारी भाषा में श्रिंकफ्लेशन भी कहते हैं। चिप्स से लेकर सर्फ के छोटे पैकेट भी सिकुड़ गए हैं, मतलब जहां दाम नहीं बढ़े वहां घटा है प्रोडक्ट का वजन। मसलन 75 ग्राम की विम बार पहले 5 रुपए में मिलती थी, आज इसी दाम में वजन घटाकर 60 ग्राम हो गया है। 150 ग्राम का रिन साबुन जो 10 रुपए में बिकता था, आज 10 रुपए में 120 ग्राम रिन साबुन बिकता है। 99 रुपए में बिकने वाले 500 ग्राम का किसान सॉस का वजन घटकर 450 ग्राम हो गया है। पार्ले जी ने पैक का दाम 5 रुपए ही रखा, लेकिन वजन 55 ग्राम से घटाकर 50 ग्राम कर दिया है। HUL, हल्दीराम, डाबर, ब्रिटानिया सभी ने बड़े पैकेट के दाम 10 से 20% बढ़ा दिए हैं और छोटे पैकेट का वजन कम करके और छोटा कर दिया है, ताकि मुनाफा भी बढ़े और खरीदने वालों को महंगाई का तीर सीधे ना चुभे। HUL, डाबर, ब्रिटानिया FMCG सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम 10 से 15% बढ़ाए हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी माना है कि ऐसी महंगाई उन्होंने कभी नहीं देखी। पिछले 10 महीनों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हर एक आइटम के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में RBI को उम्मीद है कि सितंबर के बाद महंगाई थोड़ी काबू में आएगी। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। अब त्योहारी सीजन में महंगाई भले ही सता रही हो सबको, लेकिन इससे डिमांड पर कोई असर दिख नहीं रहा है। रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर डिमांड जमकर दिख रही है। देखिए फेस्टिव सीजन में रियल एस्टेट में कैसी है रौनक। घर खरीदने जाएं और डेवलपर स्टैंप ड्यूटी पर पूरी छूट दे दे तो कैसा रहेगा? कुछ ऐसा ही मुंबई में हो रहा है। यहाँ सिर्फ 21,000 रुपए में घर की बुकिंग हो जा रही है। घर के साथ मुफ्त कार पार्किंग, फ्लैट की बुकिंग के साथ मुफ्त कार, बाइक और सोने के सिक्के गिफ्ट में मिल रहे हैं। यही नहीं, डेवलपर्स 0 फ्लोर राइज, 2 से 3 साल के लिए फ्री मेंटेनेंस, 1% डाउन पेमेंट और फ्लेक्सी लोन जैसी सुविधाएं भी दे रहे हैं। कुछ डेवलपर बुकिंग पर फ्लैट की कीमत पर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। लोग त्योहारों के मौके पर घर खरीदना या बुकिंग करना शुभ मानते हैं, इसलिए बिल्डर्स इस तरह के ऑफर्स लेकर आए हैं। आज जो लेडीज बुक करेंगे तो लेडीज को हम लोग एक बाइक फ्री देने वाले हैं। अगर स्टैंप ड्यूटी की भी कई जगह पे सहूलत दी है कि स्टैंप ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा, कई जगह पे GST नहीं भरना पड़ेगा, कई जगह पे पार्किंग फ्री में हम लोग दे रहे हैं। कि हमारी योजना ऐसी रहती है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट छोटे से छोटे लेवल को मिलना चाहिए,
तो वो भी हमने एक नई स्कीम यहाँ रखी हुई है। इन दिनों फेस्टिव सीजन में कई बैंक लोन पर प्रोसेसिंग फीस में छूट और ऑफर्स लेकर आती हैं। होम लोन पर ब्याज दरें भले ही बढ़ी हैं, मगर ये अब भी प्री कोविड से कम हैं। तो अगर आप अपनी जरूरत के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो ये मौका अभी भी आपके लिए बना हुआ है। हाँ, एक बात और है कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। कई बार लुभावने ऑफर्स हवाई भी साबित होते हैं, इसलिए अच्छे से पड़ताल करने के बाद ही घर खरीदें। फेस्टिवल ऑफर्स के साथ मार्केट तैयार है। अब देखना ये होगा कि इसका फायदा घर खरीदार उठाते हैं या सिर्फ बिल्डर्स और डेवलपर्स। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट नरसिंह के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। और अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में, जहां पर दिवाली के मौके पर बाजार सजे हुए हैं। लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। चॉकलेट से लेकर ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स की भारी डिमांड नजर आ रही है। क्रॉफर्ड मार्केट में दिवाली बूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। देश भर में दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। करीब 2 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, गिफ्टिंग की जो है शॉपिंग कर रहे हैं। और कॉरपोरेट गिफ्टिंग जो है सबसे अहम भूमिका जो है इस फेस्टिव सीजन में जो है प्ले करता है। ऐसे में क्या है व्यापारियों का कहना और ग्राहकों को कहना, आइए सीधा इन्हीं लोगों से समझते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बात करें तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का डिमांड कैसा है? इस बार कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का हर साल से इस बार डबल हो गई है और पब्लिक का भी डिमांड बहुत है, रिटेल गिराकी भी बहुत है। और हमारे जितने 2 साल के बाद कस्टमर हैं आपके सामने सब खड़े हैं, सब लोग के पास रिव्यू को क्या बोलते हैं, बहुत खुश होकर मान ले रहे हैं। वी आर हैप्पी कि भाई कोरोना के बाद पब्लिक दिख रही है कि कोई भी मार्केट में जाओ, कोई भी अभी जैसे तोरण लेना है, कुछ भी लेना है, ड्राई फ्रूट लेना है, किसी को मिठाई देना है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। कोरोना के बाद का ये जो सिचुएशन है वो सबको हैप्पी करने वाला है, सो वी आर टू मच एक्साइटेड फॉर दिस। जैसा कि आपने सुना, इस बार की दिवाली को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं, व्यापारी भी खुश हैं और जो नागरिक हैं वो भी खुश हैं। उनका कहना है कि इस बार की जो दिवाली है काफ़ी अलग है और सबकी दिवाली जो है हैप्पी दिवाली होगी। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और हैशटैग याद रखिए, हैशटैग #Zindia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो